आइए शुरू करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। लेट्स टॉक अबाउट इनकम मेथड, इनकम इलास्टिसिटी। सर जी, इनकम इलास्टिसिटी क्या है? जहां पे आपने प्राइस लिखी थी, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, पी नॉट ओवर क्यू नॉट। जहां जहां पे प्राइस आ रही है, जहां जहां पे प्राइस आ रही है, आपने बस एक काम करना है, उस प्राइस को रिप्लेस कर देना है इनकम के साथ। और इनकम को हम नॉर्मली वाई के साथ डिनोट करते हैं। हम इनकम को नॉर्मली वाई के साथ डिनोट करते हैं। तो जहां जहां पे प्राइस आ रही है, आपने वहां वहां पे इसको इनकम से रिप्लेस कर देना है, यानी कि आपने वाई से रिप्लेस कर देना है। तो आपको इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसमें प्राइस की तरह तीन तीन बातें नहीं है। अब इसमें प्राइस की तरह तीन तीन बातें नहीं है। इसमें जो हम लोग तरीका यूज करते हैं वो सिर्फ एक तरीका है, और उसका नाम है आर्क मेथड। यानी कि जो आर्क मेथड के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, वो क्या था? आर्क मेथड का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। ठीक है। अब आपने बस ये करना है कि पी को इनकम से, यानी कि प्राइस को इनकम से चेंज कर दें। आपका फॉर्मूला बन जाएगा नया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज वाई ओवर एवरेज क्यू। ठीक। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इनकम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ये वही सेम फॉर्मूला है जो कि आर्क मेथड का था। और इनकम को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है। इसमें कोई पॉइंट मेथड नहीं है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं है, इसमें कोई एसबीआई वाला मेथड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है आर्क मेथड। उसमें भी आपने पी की जगह पे रिप्लेस कर देना है वाई को। अब देखें, सवाल ये है कि आपकी इनकम बढ़ी है 10,000 से 15,000। इनकम 10 से बढ़ के हो गई है 15,000। मुझे बताइए चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन वाई मुझे बताइएगा। अगर 10 से 15 पे चली गई है तो चेंज इन वाई मेरा 5,000 प्लस 5,000। चेंज इन वाई मेरा पॉजिटिव में 5,000। डिमांड 50 से कम होके 40 पे चली गई है, तो चेंज इन डिमांड कितना है? -10। चेंज इन डिमांड कितना है? -10। चेंज इन डिमांड कितना है? -10। अब इसी को फॉर्मूले में ले आते हैं। डेल्टा क्यू प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय हाँ जी, इसको फॉर्मूले में लेकर आते हैं। सबसे पहले आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि -10 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, वो कितना है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल नहीं, एवरेज। यहाँ पे क्या लेंगे? एवरेज। 10,000 और 15,000 का एवरेज निकाल के बताएं क्या होता है? 12,500। तो यहां मैं लिख दूंगा 12,500। यहां मैं लिख दूंगा 12,500। अब मुझे बताइए 50 और 40 की एवरेज निकालें। 50 की और 40 की एवरेज निकालें। 45। क्या आपका आंसर -0.556 आ रहा है, या 56 आ रहा है, या 55 आ रहा होगा? ऐसे ही है, -0.56, पॉइंट के बाद एक ऐड हो सकता है। ठीक है, -0.56। अब मजे की बात बताऊं, किताब ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। आपने किताब वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करना। ये मैं आपको टोटका बता रहा हूं। किताब ने जो फॉर्मूला दिया है वो कॉम्प्लेक्स है। आपने किताब वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करना, आप सिंपल इस मेथड को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ आइए। अच्छा, -0.56, मुझे बताइए इलास्टिसिटी के हिसाब से ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिसिटी के हिसाब से ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? चूंकि ये 1 से लेस है,
तो मैं कहूंगा ये इनइलास्टिक है। चूंकि ये 1 से लेस है तो मैं क्या कहूंगा, ये इनइलास्टिक है। अब मुझे बताइए, इनकम इफेक्ट देख रहे हैं, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव किस तरह की गुड में होता है, नॉर्मल में, इंफीरियर में, या गिफन में? क्या गिफन गुड में इनकम इफेक्ट देखते हैं? हम गिफन में सिर्फ कौन सा इफेक्ट देखते हैं, प्राइस का देखते हैं। इनकम इफेक्ट के मुताबिक, इनकम इफेक्ट के मुताबिक ये गुड कौन सा बना? ये बन गया इंफीरियर गुड। ये बन गया इंफीरियर गुड। ये कैसे पता चला? इस माइनस के साइन से पता चला। तो इनकम मेथड यही है। मैं रिपीट कर दूं, इनकम मेथड में कोई ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं है, इनकम के अंदर कोई पॉइंट मेथड नहीं है, इनकम के अंदर कोई एसबीआई वाला मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है वो है आर्क मेथड। वो कौन सा मेथड है? आर्क मेथड। एम आई क्लियर? वो कौन सा मेथड है? आर्क मेथड। इनकम मतलब इनकम वाली बात समझ आ गई? इनकम वाली बात ओके होगी? अच्छा जी, इनकम को लॉक कर दिया। इनकम को मैंने लॉक कर दिया। अब बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर। अब बात करते हैं किसके ऊपर? क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर बात करते हैं सर जी, क्रॉस में दो चीजें आती हैं। क्रॉस में दो आती हैं, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? और मुझे बताइए, हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, डिमांड का एंगल देख रहे हैं या सप्लाई का एंगल देख रहे हैं? हम कौन सा एंगल देख रहे हैं इस वक्त? हम डिमांड का एंगल देख रहे हैं। तो डिमांड के एंगल में मुझे बताइए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या सप्लायर के? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और जब मैं सब्स्टिट्यूट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहली और सबसे अच्छी मिसाल कौन सी आती है? अगर मैं डिमांड के एंगल से सब्स्टिट्यूट को देखूं तो सबसे अच्छी मिसाल जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो कोक पेप्सी की है। वो पेप्सी और कोक की है। वो पेप्सी और कोक की है। आप टी कॉफी भी कह सकते हैं, मगर पेप्सी कोक जरा समझने में ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी आइटम्स हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। ठीक है, टी कॉफी में फिर भी फर्क है, एक में कैफीन ज्यादा है, एक में कैफीन कम है, मगर कोक और पेप्सी के अंदर तो सब कुछ बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे ये बताइए, अगर आपको वो मैट्रिक्स याद हो, हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, मैं वो दोबारा बनाना चाहूंगा आपके लिए। हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, दोबारा बनाता हूँ, और उससे आपको क्लियर करता हूँ। सुनिएगा गौर से। हमने कहा था कि जब सब्स्टिट्यूट्स होगा डिमांड के एंगल से, जब सब्स्टिट्यूट है डिमांड के एंगल से, तो मेरे पास कोक है और मेरे पास पेप्सी है। कोक 100 से 150 हुई, यानी कि कोक की प्राइस बढ़ गई। पेप्सी ने अपनी प्राइस को चेंज नहीं किया, तो कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई थी। ऐसा ही हुआ था। कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइस को चेंज नहीं किया था। अच्छा, मगर कोक की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई थी? कम हो गई थी। कोक की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई थी? कम हो गई थी। अब रीजन क्या है? एक तरफ मैंने वर्ड यूज किया है क्वांटिटी डिमांडेड का, और एक तरफ मैंने वर्ड यूज किया है डिमांड का। आपको याद होना चाहिए, वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड उस वक्त यूज होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस इफेक्ट को देखते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मुताबिक देखते हैं, और वो किसी और की प्राइस नहीं, अपनी प्राइस।
ओन प्राइस, हम प्राइस के मुताबिक देखते हैं। और इसकी प्राइस बढ़ने से पेप्सी पे जो फर्क पड़ा है ये है नॉन प्राइस फैक्टर। ये बातें याद है चैप्टर 2 की? ये बातें बोले तो नहीं चैप्टर नंबर 2 की? अच्छा, इसका मतलब ये है कि पेप्सी की प्राइस बढ़ने से, सॉरी, कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। सर जी, क्या ये रिश्ता पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या ये डायरेक्ट रिश्ता है? क्या ये पॉजिटिव रिश्ता है? क्या दोनों सेम एंगल में मूव कर रहे हैं? एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के कम होने से दूसरा कम होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ठीक है। सर जी, सब्स्टिट्यूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ही ये शो करेगा कि ये सब्स्टिट्यूट है। बात समझ आ रही? पॉजिटिव क्या शो करेगा? कि ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर एक की प्राइस कम हो, और अगर एक की प्राइस कम हो तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यहां पे भी इसको निकालने का भी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आर्क मेथड। यहां पे भी आपने फॉलो आर्क मेथड को ही करना। जब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये पता चलेगा कि ये दोनों गुड्स आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट। और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि डिमांड के एंगल से ये दोनों गुड्स आपस में क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मेथड फॉर्मूला वही कौन सा है, आर्क वाला। आइए देखते हैं। एक की प्राइस दे दी है और एक की क्वांटिटी दे दी है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। ऐसा ही है, फॉर्मूला यही है। आर्क मेथड का फॉर्मूला यही होता है जनाब। मैंने कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया? फॉर्मूला यही होता है। बस इसमें आपने एक काम करना है। जो क्यू है, मुझे बताइए वो ए प्रोडक्ट का है या बी का है? क्यू किसका दिया हुआ है? बी का दिया हुआ है, तो बस यहां पे छोटा सा बी लिख दे। और प्राइस किसकी दी हुई है? प्राइस किसकी दी हुई है? प्राइस दी हुई है ए की, तो यहां पे छोटा सा ए लिख दे। जिससे आपको पहचान होगी, जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि भाई क्यू किसका है और प्राइस किसका है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू का आंसर बताएं मुझे। 200 से कम होके 150 पे जा रहा है, तो ये -50 है। ये -50 है। बात समझ आई है? ये -50 है। अच्छा, मुझे बताइए डेल्टा पी कितना है? 110 से 100, 110 से 100, 110 से 100 -10, -10। मुझे एवरेज पी निकाल के बताएं, एवरेज प्राइस निकाल के बताएं, एवरेज प्राइस निकाल के बताएं। 100 जमा 110 डिवाइडेड बाय 2, 100 जमा 110 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आता है, 105। अच्छा, एवरेज क्यों निकाल के बताएं, एवरेज क्यों निकाल के बताएं, एवरेज क्यों निकाल के बताएं। 200 जमा 150 डिवाइडेड बाय 2, 175। चलो सॉल्व करके बताएं, आंसर क्या आता है। सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। करें सॉल्व इसको। क्या सबका आंसर 3 आ रहा है? +3। अब अगर सवाल खामोश हो, आपको ना बताया हो कि ए और बी आपस में क्या है, और बस ये कहा हो कि क्रॉस मेथड से आइडेंटिफाई करो, तो क्या ये सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? ये सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है।
और अगर और अगर सर क्या हम इसको नॉर्मल नहीं कह सकते? नॉर्मल कह सकते हैं अगर मेथड और हो। हम इस वक्त क्रॉस मेथड को लेके चल रहे हैं, इनकम या प्राइस को लेके नहीं चल रहे, क्रॉस मेथड को लेके चल रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट के लिए। जब इनकम मेथड यूज करेंगे तो उसके मुताबिक, जब प्राइस मेथड यूज करेंगे तो उसके मुताबिक। अब बात करते हैं इस डाटा की। अब मुझे बताइए, हमने लगाना है वही आर्क मेथड, डेल्टा क्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। मुझे बताइए पी ए की है या बी की? पी किसकी है, ए की या बी की? तो यहां पे मैंने ए लिख दिया, यहां मैंने ए लिख दिया। और मुझे बताइए क्यू किसका है, ए का या बी का? तो यहां पे लिख दिया और यहां पे लिख दिया। चले अब मुझे बताइए डेल्टा क्यू बी क्या है। डेल्टा क्यू बी 200 से कम होकर 150 हो रहा है, ये +50 होगा या -50 होगा? 200 से कम होके 150 पे चला गया, -50। डेल्टा पी ए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 100 से 110, 100 पहले था, बाद में 110 हो गया, +10, +10। अच्छा, एवरेज पी निकाल के बताएं, एवरेज पी निकाल के बताएं। 100 जमा 110 डिवाइडेड बाय 2, 100 जमा 110 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आता है? एवरेज क्यू निकाल के बताएं, एवरेज क्यू निकाल के बताएं। 175। चलें अब इसको डाटा में डालें, -50 +10, 105, 175। हाँ जी, मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है? मुझे बताइए आंसर क्या आता है? -3। तो अब इसका आंसर माइनस में आ गया, क्या ये सब्स्टिट्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? क्या ये सब्स्टिट्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। अब ये गुड्स कौन से बन गए हैं? अब ये गुड्स बन गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये गुड्स बन गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने किताब का फॉर्मूला यूज नहीं करना, आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई है ना? किताब का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मुश्किल बना हुआ है, आप सिंपल इस मेथड को लेके चलें। ओके, यहां तक ओके हो गया जनाब? डिमांड साइड खत्म हो गई है, डिमांड साइड खत्म हो गई है, डिमांड साइड मेरी खत्म हो गई है। आपको सवाल बताएगा कि भाई ये आपने किस तरीके से करना है, क्रॉस से करना है, प्राइस से करना है, या इनकम से करना है। और जब आपको प्राइस बता देगा, फिर आपके पास तीन तरीके होंगे, ज्योमेट्रिक, टोटल इनकम वाला, या पॉइंट और आर्क। और नॉर्मली अगर कुछ ना बताया हो, बात सुने, अगर कुछ ना बताया हो और प्राइस मेथड दिया हो और डेटा दिया हो, तो आपने हमेशा आर्क मेथड यूज करना है। अगर कुछ ना बताया हो तो आपने हमेशा आर्क मेथड को यूज करना है। किसको यूज करना है? आर्क को यूज करना है। पॉजिटिव साइन आएगा तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव साइन आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस सारे को मैंने इसमें सम अप किया हुआ है। अगर आपको ये टेबल समझ आ जाए ना, तो ये सारी बातें मैंने वहां पे की हैं। अब देखें, मुझे बताइए, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है और तरीका है क्रॉस मेथड का, तो ये गुड कौन सा होगा? ये गुड कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूट। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है और मेथड है क्रॉस, तो ये गुड कौन सा होगा? ये गुड कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट गुड्स है, ये गुड्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट गुड्स कौन से होते हैं, जरा बता सकते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट गुड्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वो गुड्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।
वो गुड्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक की प्राइस कम हो तो दूसरे की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे टी और शूज। भाई चाय और जूते कोई आपस में कॉम्बिनेशन है? चाय और जूते का आपस में कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट गुड्स है। ये इंडिपेंडेंट गुड्स है, यानी कि वो गुड्स जिनका देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर टी की प्राइस 100 से बढ़ के 110 हो जाए, तो शूज की पहले भी 50 बिकते थे, अब भी 50 बिकेंगे। पहले भी 50 बिकते थे, अब भी 50 बिकेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो, क्योंकि चेंज इन क्यू कोई है ही नहीं। तो जब जीरो इसका आंसर आ रहा है, मुझे बताइए परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है? इंडिपेंडेंट गुड्स परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है? ये जनाब परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं, मेरे जान के टोटो को जो कंफ्यूजन होती है ना, ये देखें, जीरो साइड पे खड़ा हुआ है। किस साइड पे खड़ा हुआ है? इन इलास्टिक की तरफ खड़ा हुआ है, और ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक। बात समझ आ गई? ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होगा? परफेक्टली इलास्टिक कौन सा होगा? जो आंसर दे रहा होगा इन्फिनिटी। जो आंसर दे रहा होगा इन्फिनिटी। और यूनिट इलास्टिक कौन सा होगा? यूनिट इलास्टिक कौन सा होगा? जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा? मैं एक समरी बना देता हूं, आपको काम आएगी। इसको निकालने के तीन तरीके हैं: प्राइस मेथड, इनकम मेथड, और क्रॉस मेथड। प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस में मजीद तीन मेथड्स हैं। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक है परसेंटेज मेथड, और एक है जियोमेट्रिक मेथड। और परसेंटेज में मजीद दो मेथड्स हैं। एक है पॉइंट मेथड, और एक है आर्क मेथड। इनकम मेथड में एक ही तरीका है, वो कौन सा है? आर्क। वो कौन सा है? आर्क। क्रॉस में भी सिर्फ एक तरीका है, वो कौन सा है? आर्क। वो कौन सा है? आर्क। अगर मैं इनकम की बात करूं, तो इनकम का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज वाई ओवर एवरेज क्यू। क्रॉस में क्या होगा? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। मगर यहाँ पे दो गुड्स होंगे, एक गुड ए होगा और एक गुड बी होगा। और प्राइस में क्या है? ये है एसबीआई, रट्टे वाला मेथड। पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ओवर क्यू नॉट। आर्क का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। और जो मैट्रिक का फॉर्मूला है लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। ये है जनाब, ये सारे मेथड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं डिमांड के लिए। ये सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं डिमांड के लिए।
इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइएगा यार। हो गया? हो गया। चले, अब सुने, अब सुने। आर्क में अगर मैं क्रॉस के अंदर हूं, मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये है सब्स्टिट्यूट। और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनकम में अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे बताइए कौन सा गुड होगा? नॉर्मल। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा गुड होगा? इंफीरियर। ऐसा ही है। इनकम मेथड में अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो गुड कौन सा है? नॉर्मल। और अगर मेरा आंसर माइनस आ रहा है, तो गुड कौन सा है? इंफीरियर। टोटल एक्सपेंडिचर में हम गुड्स नहीं निकालते, गुड्स की कोई वर्किंग नहीं है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें गुड की कोई वर्किंग नहीं है। इसी तरह ज्योमेट्रिक के अंदर भी गुड की कोई वर्किंग नहीं है। बच गया पॉइंट और आर्क। इसमें अगर प्लस में आ रहा है तो गिवन, और माइनस में आ रहा है तो नॉन। सप्लाई पे आ जाऊं? सप्लाई पे आ जाऊं? सर जी, सप्लाई के बारे में पहले सुन लें मेरे से। सप्लाई का केस बड़ा मजे का है। सप्लाई में आपने सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, और वो आपने तरीका लगाना है आर्क का। ये जो आर्क मेथड है ना, सिर्फ और सिर्फ ये चलता है सप्लाई में। सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है। कौन सा? आर्क मेथड। प्राइस के अंदर सिर्फ आर्क मेथड, और कोई तरीका नहीं। तो जब मैं सप्लाई की बात करूंगा आपसे, जब मैं आपसे सप्लाई की बात करूंगा, तो सिर्फ आपने एक ही तरीका इस्तेमाल करना है, वो है आर्क मेथड। वो कौन सा है? आर्क मेथड। और इसमें आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसमें आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा बढ़ती है। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसमें वो चक्कर नहीं होता कि नॉर्मल गुड है, इंफीरियर है, गिवन है। सप्लाई के अंदर इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सप्लाई के अंदर इस तरह की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। ये मेरी बात नोट की है। सप्लाई के अंदर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, ये गुड, वो गुड, ये कुछ नहीं है। सप्लाई में सिर्फ आपने ये बताना है कि ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या परफेक्टली है, या यूनिट है। तो सप्लाई के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गुड्स की कैटेगरी में आप एंटर नहीं होंगे। ये बात समझ आती? मैं रिपीट कर देता हूं, सप्लाई के अंदर किसी भी तरह की कोई गुड्स की कोई कैटेगरी नहीं है। एम आई क्लियर? चले, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, एवरेज पी, एवरेज क्यू। मुझे बताइए डेल्टा क्यू कितना है? इसमें डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है 10, पॉजिटिव। डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी कितना है? 100। एवरेज पी निकाल के बताएं। एवरेज पी निकाल के बताएं। 150। और एवरेज क्यू निकाल के बताएं। एवरेज क्यू क्या है? 55। मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0.27 आ गया? 0.27 आ गया प्लस। क्या मैं लिखूंगा ये नॉर्मल गुड है? क्या मैं लिखूंगा ये गिवन गुड है? क्या मैं लिखूंगा ये इंफीरियर गुड है? नहीं, क्योंकि ये डिमांड नहीं है। ये डिमांड नहीं है। सप्लाई में किसी भी तरह की कोई भी गुड्स की कैटेगरी नहीं है। देयर इज नो कैटेगरी
ऑफ गुड्स इन सप्लाई। अब इसको देखते हैं, डेल्टा क्यू डेल्टा पी एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। हाँ जी, डेल्टा क्यू कितना है इसमें? इसमें आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा कभी भी। डेल्टा वो कितना है? 100। डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी कितना है? 100। एवरेज पी कितनी है? एवरेज पी कितनी है जनाब? 150। अच्छा, एवरेज क्यू कितनी है? एवरेज क्यू बताइएगा। 100। आंसर बताएं क्या आ रहा? 1.5। इलास्टिक। इलास्टिक। चलें, डेल्टा क्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पी ओवर एवरेज क्यू। डेल्टा पी कितना है इसमें? इसमें डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी 100। डेल्टा क्यू 50। एवरेज पी कितनी है? 150। और एवरेज क्यू कितनी है? 125। नहीं, 75। 75। चलो निकाल के बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। तो वन इलास्टिक या इन इलास्टिक? वन इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है? वन यूनिट इलास्टिक। वन इज यूनिट इलास्टिक। वन इज यूनिट इलास्टिक। तो सप्लाई में आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड यूज करना? सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ मेथड कौन सा यूज करना है? आर्क। सप्लाई का आंसर हमेशा क्या आएगा? सप्लाई का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। सदकल्लाहुल अजीम। चैप्टर 3 डन। चैप्टर 3 आपका डन हो गया, मुबारक हो।